हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 29 जुलाई 2022। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग वेटलैंड्स एंड कंसर्न स्टेट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4। ओकेरा वेटलैंड जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है, समृत स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बायोमास को फायरिंग। लास्ट सेशन के एमसीक्यूज देख लेते हैं। ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू सी ऑफ एजियान बाय विच स्टेट? सेकंड है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेक्स्ट है, बजराम बेगाज वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? तो इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कल के सेशन में इनको हम डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू। इन्होंने राज्यसभा को कहा कि गवर्नमेंट का भी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कोई पैनल सेटअप करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू नेशनल सिविल कोड, कि एक नेशनल सिविल कोड हो जो कि एप्लीकेबल होगा सबके ऊपर। और ये कौन कौन से एरियाज को कवर करेगा? जैसे कि मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, सक्सेशन है, प्रॉपर्टी है। और इसका बेसिक प्रीमाइसिस क्या है कि रिलीजन जो है और आज की जो मॉडर्न लॉ है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलीजन जो है पर्सनल स्फेयर है और लॉ जो है वो नेशनल स्फेयर है। देन आर्टिकल 44 है, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसका जिक्र है। इसमें दिया गया है कि स्टेट जो है उसको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि एक सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड किया जाए थ्रू जो एप्लीकेबल हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जो हिंदूज हैं उनकी मैरिज रजिस्टर होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। सिख जो है उनकी मैरिज रजिस्टर होती है आनंद मैरिज एक्ट के अंडर। मुस्लिम्स के लिए शारियत लॉ है और इंटरफेथ मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। अब ये सेपरेट सेपरेट कोड्स हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर क्या दिया गया है कि स्टेट जो है वो एक ऐसा कॉमन कोड बनाए जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली जो है एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, कैरियर है आईएनएस विक्रांत। ये इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दिया गया है। कोचिन शिपयार्ड जो है उन्होंने हैंड ओवर किया इंडियन नेवी को और 15 अगस्त तक इसको कमीशन कर लिया जाएगा। पढ़ते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत जो है पहले भी एक कैरियर होता था आईएनएस विक्रांत, वो डीकमीशन कर दिया गया था, तो उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। और जो पहले डीकमीशन कर दिया गया था उसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था 1971 की वॉर में। और जो बजाज की बाइक है विक्रांत, बजाज विक्रांत, वो जो बाइक है उसमें भी आईएनएस विक्रांत के जो स्क्रैप मटेरियल था उसको अबंडन करने के बाद मटेरियल था उसको यूज किया गया है उस बाइक में। देन इसको डिजाइन किया है इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिजाइन ने और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। और ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का। और इसमें 76% इंडिजिनस कंटेंट जो है यूज किया गया है। और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स वॉरशिप है अभी तक इंडिया में बनने वाला। और आईएनएस विक्रांत जो है ये कॉम्प्लीमेंट करेगा आईएनएस विक्रमादित्य को, जो अभी लोन कैरियर है, अकेला एशिया कैरियर है इंडियन नेवी में, जिसको एक्वायर किया था रशिया से 2013 में। इसके मेन फीचर्स क्या है? 28 नॉट्स तक की स्पीड है, क्रूजिंग स्पीड है 18 नॉट्स तक, और 7500 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस जो है ये इजिली कवर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंगारू कोड जो है ये बड़ा आजकल न्यूज में रह रहा है। फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है इसका जिक्र हुआ था जब यूएस प्रेसिडेंट थे जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके खिलाफ एलिगेशंस लगी थी और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी कैपिटल हिल राइट्स के लिए। वायलेंस हुआ था कैपिटल हिल्स में और इंक्वायरी की जो हियरिंग थी उसको कंगारू कोर्ट इंक्वायरी यहाँ पे कहा गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ने इसको कैसे डिफाइन किया कि एक अनऑफिशियल कोर्ट है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिसको लीड करते हैं और यहाँ पे बिना किसी खास एविडेंस के जो है यहाँ पे वो जजमेंट्स देते हैं। लिटरल सेंस में देखा जाए तो ऐसी प्रोसीडिंग या ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें जजमेंट्स जो है वो अनफेयर, बाइस्ड और किसी भी तरह की लेजिटिमेसी ऐसी जजमेंट में नहीं होती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड जो है ये ममलापुरम में होगा जो कि चेन्नई में है, दैट इज इन तमिलनाडु। और 44th एडिशन होगा ये चेस ओलंपियाड का। इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है फेडरेशन इंटरनेशनल देश एशेस, पॉपुलरली नोन एज वाइड। इसका हेडक्वार्टर है लाउसेन, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। और फाइड ही जो है होस्ट नेशन को सिलेक्ट करती है इस टूर्नामेंट के लिए। एक बाइनियल चेस टूर्नामेंट है हेल्ड वंस इन 2 years। और इंडिया जो है उसने अभी तक
एक ही बार ब्रॉन्ज मेडल जीता इसमें, दैट वाज इन 2014 चेस ओलंपियाड। और चेस जो है एक ओलंपिक स्पोर्ट क्यों नहीं है ये? अकॉर्डिंग टू ओलंपिक कमेटी, एक स्पोर्ट जो है बाय डेफिनेशन वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बॉडी को एक फिजिकल एथलेटिसिज्म में इंडल्ज किया जाता है, और फिजिकल एथलेटिसिज्म जो है वो चेस में मिसिंग है, इसीलिए इसको ओलंपिक का एक स्पोर्ट जो है वो नहीं बनाया गया है। ममलापुरम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ममलापुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना आपने। पालवा डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट टाउन रहा है ये, और नरसिम्हा वर्मन वन ने, जो पालवा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ममलापुरम का मतलब क्या है? ग्रेट रेसलर। तो जो एक टाइटल है ममला का वो नरसिम्हा वर्मन वन ने लिया था। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? शोर टेम्पल मिलेगा। इसके अलावा आपको पेनेंस ऑफ अर्जुना ये भी मिलेगा। देन डिसेंट ऑफ जेंजिस, या गंगा जो है, डिसेंट ऑफ गंगा, वो भी आपको मिलेगा, जो कि स्कल्पचरल आर्ट है। ये दोनों स्कल्पचरल आर्ट है, और शोर टेम्पल जो है एक टेम्पल है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा ने पास किया है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 बाय वॉइस वोट। इसके मेन प्रोविजन क्या है? इसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो बनाई जाएगी, जो रेगुलेट करेगी एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को। डोपिंग का मतलब क्या है कि इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं कई बार स्पोर्ट्स पर्सन, तो उनके अगेंस्ट जो है एंटी डोपिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है एंटी डोपिंग एजेंसी का? ये प्लान करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी और मॉनिटर करेगी एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को। इसके अलावा एंटी डोपिंग रूल्स की अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगी। इस बिल के थ्रू इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स को, और जितने भी कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उनको भी। इस लेजिस्लेशन के थ्रू एथलीट को प्रोहिबिट किया जाएगा। एथलीट्स के अलावा एथलीट सपोर्ट पर्सोनल जो है, इसके अलावा अदर पर्सन जो इंगेज होंगे उनको प्रोहिबिट किया जाएगा डोपिंग से। देन इस लेजिस्लेशन के अंडर एंटी डोपिंग रूल्स जो हैं उसमें क्या होगा? अगर कोई वायलेट करता है एंटी डोपिंग रूल्स को तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके मेडल्स वापस ले लिए जाएंगे, पॉइंट्स प्राइजेस वापस ले लिए जाएंगे, और इनएलिजिबल होगा फर्दर कंपटीशन या इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के दौरान, और फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लग सकते हैं। इस बिल के अंडर नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स जो है ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देगा एंटी डोपिंग के ऊपर। इसके अलावा बोर्ड जो है ये नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को की एक्टिविटीज को ओवरसी भी करेगा और डायरेक्शंस भी देगा। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22, और ये फर्स्ट टाइम है इसमें डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा थ्रू स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, और ये स्टार्ट होगा अगस्त 2022 में। पढ़ लेते हैं इसको। सेंसस जो है ये हर 5 साल बाद कंडक्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर सेंसस जो है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये कंडक्ट करती है कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर सेंसस एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम। और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस जो था ये कंडक्ट किया गया था 1971 में, और इसको कैरी आउट करती हैं स्टेट यूटीज, और ओवरऑल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें सारा फाइनेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को हर साल, और इस डे के थ्रू अवेयरनेस यहाँ पे रेज की जाती है इंडिविजुअल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट्स में। किसको लेकर? कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को लेकर। और इस डे का एम क्या है कि इनकरेज करना ऐसी एक्टिविटीज को, ऐसे एक्शंस को जिससे कि वाइल्ड कैट्स को बचाया जा सके। एंड एज पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 95% जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो डिक्लाइन हो चुकी है इन द लास्ट 150 ईयर्स। इस साल की थीम क्या है? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके थ्रू क्या किया जाएगा? इस इनिशिएटिव के थ्रू, मतलब ये ऐसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है जिसमें जो लोकल लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके टाइगर्स को बचाया जाएगा, और पोचिंग और इलीगल ट्रेड जो है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। इंटरनेशनल टाइगर डे ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, और जब पाया गया कि 97% जो टाइगर्स हैं वो डिसअपियर कर चुके हैं इन द पास्ट सेंचुरी, और 3000 के अराउंड जो है टाइगर्स बचे हैं। क्योंकि टाइगर्स जो हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो रशिया में हुई थी। इसमें एग्री किया गया कि टाइगर्स की जो खत्म होती पॉपुलेशन है उसको बचाया जाएगा। और अभी जो है टाइगर 13 कंट्रीज में मिलते हैं, इसमें से 70% जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही मिलती है। इंडिया में जो कंसंट्रेटेड है टाइगर्स वो है ज़्यादा मध्य प्रदेश में एंड कर्नाटक में।
कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शेड्यूल 1 में है ये। आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। साइट स्टेटस में अपेंडिक्स 1 में है ये। और टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में दो। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अंडर नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर। देन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो स्टैब्लिश की गई थी 2005 में। और ये रिकमेंडेशन देती है, मतलब ये रिकमेंडेशन टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर ये स्टैब्लिश की गई थी, जो कि ये टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को असिस्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात जो है फर्स्ट स्टेट बनी है जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है लॉन्च की है। मैन्युफैक्चरिंग जो है सेमीकंडक्टर्स की, इनको बूस्ट करने के लिए। और 2 लाख के अराउंड यहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाएंगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और पॉलिसी जो है ये अनाउंस की है गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल ने। इसमें जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। और ये पॉलिसी जो है ये यूनियन गवर्नमेंट की एक मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके अंडर जो है ये लॉन्च की गई है। क्या होता है सेमीकंडक्टर, इसको पढ़ लेते हैं। एक ऐसा मटेरियल है जो सिलिकॉन का बना होता है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कंडक्ट कर सकता है एक इंसुलेटर से ज़्यादा। इंसुलेटर जैसे कि ग्लास हो गया, और बट एक पुअर कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट है। कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं कर सकती है, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काफ़ी यूसेज है इसका, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 5G कम्युनिकेशंस हो गया, कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सारी जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है गोल्ड कॉइन इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। इंटरेस्ट रेट जो थे बैंक्स को, जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक को, वो डबल करने पड़ गए थे। और इन्फ्लेशन जो था वो अराउंड 190% तक हो चुका था। इस वजह से यहाँ पे गोल्ड कॉइन जो है इशू किया गया है। इस गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू होगी वो इंटरनेशनल मार्केट रेट के हिसाब से होगी, जो 1 आउंस गोल्ड की वैल्यू है, प्लस 5% इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी। इस कॉइन का नाम है मोसाई ओ टुनिया, जिसका मतलब है द स्मोक विच थंडर्स। और ये विक्टोरिया फॉल्स को यहाँ पे रेफर किया गया है, जो किसकी बॉर्डर पे है, जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया की बॉर्डर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और जिम्बाब्वे जो डॉलर था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। और कंट्री जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि जो पहले जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, उनकी पॉलिसीज़ के अंडर, मतलब उनकी पॉलिसीज़ ज़्यादा ही ख़राब थी, और जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चले जाए, इट मीन्स मोर देन 10%। तो इसलिए जो है ये गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।